नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है 3 दोस्तों की जिनका नाम था अमित, जित्तू और रवि। ये तीनों बचपन से एक दूसरे के साथ ही पले बड़े थे और इनका स्कूल, इनका कॉलेज सब कुछ एक साथ ही हुआ था। कह सकते हैं कि तीनों दोस्त नहीं, तीनों भाई ही थे। तीनों को एक दूसरे की हर अच्छी बुरी बात पता थी और तीनों के घर वाले भी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए अगर इन्हें कभी भी कोई भी प्लान करना होता था तो ये अपने अपने दोस्तों का नाम लेते और इनके घर पर इनके पेरेंट्स भी इन दोनों का नाम सुनकर कभी भी मना नहीं किया करते थे। ये बात इनके कॉलेज के शुरू के सालों की थी। इन लोगों ने जहाँ पर एडमिशन लिया था उस कॉलेज में रैगिंग का चलन उस समय बहुत ज़्यादा था और इन तीनों में सबसे ज़्यादा डरपोक जित्तू था, सबसे ज़्यादा समझदार रवि था। इन तीनों की भी रैगिंग होने वाली थी और तीनों को ये बात पहले से पता थी, लेकिन रवि ने बाकी दोनों को तसल्ली देते हुए कहा, तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो, जो भी होगा वो देख लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं ये लोग? अब हमें नचवाएंगे या फिर गाने गवाएंगे या फिर किसी लड़की से जाकर इंट्रो लेने के लिए कहेंगे। तुम लोग चिंता मत करो, उन सारी चीज़ों के लिए मैं कुछ ना कुछ प्लान तो निकाल ही लूँगा। और जित्तू और अमित भी रवि के भरोसे थोड़ा बहुत हिम्मत करके पहले दिन कॉलेज में पहुँच गए थे। अब चारों तरफ से उन लोगों को सीनियर्स ने घेर रखा था। सीनियर्स ने तीनों को एक एक टास्क दे दिया था और उनको कुछ समय भी दिया था। तीनों को वो काम उस समय के अंदर पूरे करने थे और आज तक सीनियर्स ने जब भी ऐसे किसी जूनियर की रैगिंग की थी तो जूनियर्स ज़्यादातर एक ना एक टास्क पूरा नहीं कर पाते थे, लेकिन रवि के समझदारी के वजह से उन तीनों ने तीनों टास्क पूरे कर दिए थे। ये देखकर सीनियर्स को काफ़ी गुस्सा आया क्योंकि अब उनके पास खिंचाई करने का दूसरा कोई तरीका नहीं था। उसमें से एक सीनियर था जिसने रवि को टारगेट कर लिया था और उसने कहा, इसी के भरोसे पे ये लोग बहुत उड़ रहे हैं ना, बताता हूँ इन सब की तो ऐसी वाट लगाऊंगा कि इन सबको भी समझ में आ जाएगा। और फिर सीनियर्स ने प्लान बनाना शुरू किया। उनके कॉलेज से थोड़ा दूर हटके एक जंगल था जिस जंगल के बारे में काफ़ी सारी अफवाहें थीं और ये भी कहा जाता था कि उस जंगल के अंदर शायद बीचों बीच में एक बहुत पुरानी झोपड़ी जैसी कोई जगह है और वहाँ पर जो इंसान रहा करता था उसकी आत्मा आज भी वहीं पर है। तो जो भी उस जंगल में रात होने के बाद जाता है वो कभी भी जिंदा वापस बाहर नहीं आता। सीनियर्स को बदला लेना था। उनको किसी भी हालत में इन तीनों को अपने आगे झुकते हुए, रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए देखना था। इसलिए उसी सीनियर ने ये प्लान बनाया कि आज रात हम इन तीनों को मजबूर करेंगे वहाँ पर जाने के लिए। और वैसे भी ये बहुत डेढ़ शाणे बनते हैं, इनको इस जगह के बारे में तो कुछ पता है नहीं, तो हम इनको बोलेंगे और ये जाएंगे और फिर देखते हैं इनके साथ क्या होने वाला है। उस सीनियर के बाकी दोस्तों ने भी उसे मना किया, नहीं यार ये खेल कहीं कुछ ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए, इसलिए ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन वो सीनियर गुस्से और चिढ़ से अंदर से इतना ज़्यादा भरा हुआ था कि उसको किसी की भी बात समझनी ही नहीं थी। उसको इससे बेहतर तरीका इन तीनों को झुकाने का और रुलाने का
कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाकी के उसके दोस्तों ने उसे समझाया भी, अरे यार 1-2 दिन रुक जा, इतनी क्या तुझे जल्दी पड़ी है, हम कोई ना कोई और दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। और तुझे भी पता है उस जंगल के बारे में कितनी कहानियां हैं। अगर मान ले ये जंगल में जाते हैं और इन्हें कुछ हो जाता है तो हम क्या करेंगे। फिर उस सीनियर ने कहा, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे पास इसका भी उपाय है। हम लोग जब उसको ये टास्क देंगे तो वहाँ पर कोई और नहीं रहेगा कि अगर आगे चल के कुछ गड़बड़ भी हो जाती है तो हमारा नाम इसमें नहीं आएगा, और हम ही लोग ये कहानी बना देंगे कि वो लोग खुद से ये जंगल के बारे में सुन के जानना चाहते थे, इसलिए उनको जाना था और हमारे मना करने के बाद भी चले गए, तो हमारे ऊपर कोई भी बात नहीं आएगी। तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, बस मेरा साथ देने के लिए तैयार रहो। और ना चाहते हुए भी उसके दोस्तों को उस वक्त चुप लगाना पड़ गया और उस सीनियर ने वैसा ही किया। कॉलेज खत्म होने के बाद उसने उन तीनों दोस्तों को रोका और रोक कर ये बोलने लगा कि ठीक है, तुम तीनों ने हमारा दिया हुआ टास्क पूरा कर दिया ना, लेकिन वो टास्क आखिरी नहीं था। तुम्हारे लिए आखिरी टास्क जो हम देंगे अब वो होगा, और अगर तुम उस टास्क को पूरा कर दोगे तो ये मेरा और मेरे पूरे ग्रुप का वादा है तुम तीनों से कि पूरे साल जब तक तुम इस कॉलेज में रहोगे, हम यहाँ से निकल भी जाएंगे फिर भी तुमको इस कॉलेज में किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। चाहे वो लाइब्रेरी में बिना वक्त जाना हो, चाहे वो लैब में किसी चीज़ का बिना किसी के परमिशन के एक्सपेरिमेंट करना हो, या और भी जो भी फैसिलिटीज़ तुम चाहते हो वो सब हम तुम्हें दिलाने में तुम्हारी मदद करेंगे। ये बात सुनते ही जित्तू और रवि दोनों के चेहरे पे एक अजीब सी खुशी आ गई, क्योंकि उन दोनों को पढ़ाई और एक्सपेरिमेंट्स का बहुत ज़्यादा शौक था। जित्तू फिर भी उनकी शर्त सुनने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन इतनी बात सुनते ही रवि ने तुरंत आगे बढ़कर हाँ बोल दिया। उसने कहा, भाई देख, तुम्हारी जो भी शर्त है वो मुझे मंजूर है, वो मैं पूरा करने वाला हूँ, तू बस बता कि शर्त क्या है। ये सुनते ही उस सीनियर के चेहरे पे एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने कहा, ठीक है, सुन तेरा टास्क क्या है। तुझे पता है ना, यहाँ इस कॉलेज के पीछे एक जंगल है, उस जंगल में तुम तीनों को अकेले जाना है, और तुम तीनों उस जंगल में गए कि नहीं गए इस चीज़ का प्रूफ देने के लिए तुम्हें उस जंगल के बीचों बीच पहुँचना है। वहाँ पर कहते हैं एक बहुत पुरानी झोपड़ी है, उस झोपड़ी से जाकर तुझे कुछ ना कुछ सामान लेकर आना है। फिर तुरंत जित्तू ने सवाल किया, लेकिन हम उस झोपड़ी से सामान लेकर आएंगे तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि हम उस झोपड़ी तक जाकर ही ये सामान लेकर आए हैं? हम तो कुछ भी सामान ला सकते हैं और आपको दे सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा? आप क्या कभी गए हैं उस झोपड़ी तक? सीनियर ने तुरंत हाँ बोला। उसने बोला, हाँ, हमारा पूरा ग्रुप गया था और हम उस जंगल में घूम कर जाकर वो झोपड़ी देख कर आए हैं। वो सीनियर ये बात साफ साफ झूठ बोल रहा था। उसके ग्रुप के सारे दोस्त ये बात समझ रहे थे, लेकिन उस वक्त किसी ने कुछ भी नहीं कहा। और जैसे ही तीनों दोस्तों ने ये बात सुनी कि वो और उनका पूरा ग्रुप पहले भी जाकर वहाँ से आ चुका है, तो उनको लगा कि ठीक है, अगर ऐसा है मतलब उस जंगल में कोई खतरा है नहीं। फिर अमित ने एक सवाल किया, भाई उस जंगल में कोई जंगली जानवर या ऐसा कुछ तो नहीं है ना? सीनियर्स ने कहा, नहीं नहीं, वहाँ कोई जंगली जानवर नहीं है, वहाँ के जानवर बहुत पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। बस उस जंगल में कोई इसलिए नहीं जाता क्योंकि कहते हैं काफ़ी घना जंगल है। ये बात सुनकर रवि ने कहा, हाँ ठीक है, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बताओ कितने बजे जाना है? सीनियर्स ने कहा, तुझे आधी रात को जाना है और अगली सुबह लाकर हमें वो सामान देना है। तीनों दोस्त अब ये शर्त मानने और पूरा करने के लिए तैयार हो चुके थे। जब वो अपने अपने घर पहुंचे तो उन तीनों ने अपने अपने घरों पर बहाना बना दिया। तीनों ने एक दूसरे का नाम लेकर कहा
कि हम इसके घर पर जा रहे हैं, दूसरे ने कहा हम इसके घर पर जा रहे हैं, तीसरे ने कहा हम इसके घर पर जा रहे हैं। और ये बहाना कह के तीनों को अपने अपने घर से वहाँ जाने की परमिशन मिल चुकी थी। लेकिन तीनों ने परमिशन एक दूसरे के घर जाने के लिए ली थी और उन्हें जाना जंगल में था। तो जंगल में जाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत थी, काफ़ी सारी तैयारियां करनी थी। उसके लिए तीनों ने एक दूसरे से कहा, तुम लोग एक काम करो, खाना खाने के बाद चुपके चुपके जो भी चीज़ें मैं तुम दोनों को बता रहा हूँ वो चीज़ें तुम लोग अपने बैग में भर लेना, बाकी की चीज़ें मैं मेरे बैग में लेकर आऊँगा। ये बात जित्तू और अमित ने सुनी और उन्होंने कहा, हाँ भाई बोल तू, मैं लिख रहा हूँ। और सारी लिस्ट तैयार हो चुकी थी। ठीक प्लानिंग की तरह उन सब ने अपने अपने परिवार वालों का खाना खत्म होने का इंतज़ार किया। खाना खत्म होने के बाद उन्होंने थोड़ा बहुत खाने पीने की चीज़ें, बाकी की लाइट्स और जो भी उन्हें मार्कर्स वगैरह चाहिए थे पेड़ों पर निशान लगाने के लिए, वो चीज़ें वो सब अपने अपने बैग में पैक कर चुके थे। और उन सब ने पहले से ही एक जगह तय कर रखी थी जहां वो तीनों आपस में मिलने वाले थे। थोड़ी ही देर में सब अपने अपने घर वालों को अलविदा कह के अपने अपने घर से निकल गए और तीनों अपनी डिसाइड की हुई जगह पर पहुंच गए। वहां पर पहले से ही रवि और अमित जित्तू का इंतज़ार कर रहे थे। जित्तू वहाँ पहुँचा और थोड़ी देर से पहुँचा तो रवि ने कहा, अरे क्या हुआ, इतना लेट क्यों हो गया? तुझे पता है ना हम जितने देर से निकलेंगे उतने देर से आएंगे, फिर घर वालों को भी परेशानी होगी। क्या तू भी नाटक करते रहता है? जित्तू उन तीनों में सबसे ज़्यादा डरपोक था। ऐसी जगह पर जाने से पहले उसे पता नहीं क्यों बहुत डर लग रहा था। उसने अपना डर अपने दोस्तों के सामने जाहिर किया। उसने कहा, भाई देख, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इन लड़कों ने पता नहीं क्या सोचकर हमें ये जंगल में जाने का टास्क दिया है। मुझे ना ये इनकी कुछ तो चाल लग रही है। हम एक काम करते हैं ना, अगर उनको पता है झोपड़ी में क्या है क्या नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर उस झोपड़ी में कोई रहता था तो कुछ बर्तन होंगे या फिर कोई घर की छोटी मोटी चीज़ें हम अपने ही घर से लेके इंतज़ाम करके दे सकते हैं ना। फिर रवि ने कहा, ठीक है हम दे देंगे, लेकिन जैसा कि तूने भी सुना था उन लोगों ने कहा था वो सब जाकर वहाँ की चीज़ें देख कर आए हैं और अगर उनको ये बात समझ में आ गई तो वो फालतू में हमें नया टास्क भी देंगे और हमारी बेइज्जती भी करेंगे, जो कि मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये बात सुनकर अमित ने भी कहा, हाँ भाई देख, ये रवि बिल्कुल ठीक कह रहा है। वैसे भी वो सीनियर मुझे बहुत कमीना लगता है जिसने हमें टास्क दिया है। तो एक काम करते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाते हैं, चुपचाप चलते हैं। फिर जित्तू ने अपना बैग खोला और उन दोनों को रोकते हुए कहा, भाई देख, ये मेरा अंधविश्वास तो अंधविश्वास ही सही, लेकिन ना मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा था, इसलिए मैं मेरे घर से ये देख भगवान की छोटी छोटी मूर्ति और मेरे पास 2 लॉकेट थे, वो मैं 2 लॉकेट लेकर आया हूँ। ये तुम दोनों अपने गले में पहन लो और मैं ये भगवान की मूर्ति अपने पास रख लेता हूँ। वो सारी लॉकेट और मूर्ति माता रानी की थी, लेकिन वो देखकर रवि और अमित बहुत ज़ोर ज़ोर से ठहाके मारकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे जित्तू भाई, तू भी ना, मतलब हद है, डरने की भी एक हद होती है। क्या क्या सोचकर तू ये चीज़ें उठाकर लेकर आया है और हमें इसकी ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ेगी। तू क्यों इतना टेंशन ले रहा है? हम बस फटाफट जाएंगे और जैसा कि मैंने बताया है, जाते वक्त हम मार्कर से निशान बनाते हुए जाएंगे ताकि लौटते वक्त हमें रास्ता ढूंढने में बिल्कुल परेशानी ना हो। मैंने 3 टॉर्च के अलावा और एक्स्ट्रा टॉर्च क्यों मंगाई है कि अगर किसी टॉर्च में कोई प्रॉब्लम आ जाए, बैटरी चली जाए, तो भी हमें रोशनी की पूरी सुविधा रहे। तू इतना क्यों टेंशन ले रहा है? मैंने पूरा प्लान तैयार करके रखा है, तुझे पता है ना, तुझे मेरी चीज़ों पे भरोसा है ना। जित्तू ने बिना कुछ बोले हाँ में सर हिला दिया, लेकिन फिर भी उसने डरते हुए कहा,
भाई देख, भरोसा तो है, लेकिन ना आज सच में पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है, और मुझे लग रहा है हम जो करने जा रहे हैं हम सही नहीं कर रहे हैं। तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा ठीक है, नहीं मान रहे हो मत मानो, लेकिन मैं जो ये भगवान के लॉकेट लेकर आया हूँ वो तो पहन लो यार। तुम लोग को इसमें पहनने में क्या परेशानी है? लेकिन अमित और रवि ने साफ साफ मना कर दिया। तो जित्तू ने उसमें से एक लॉकेट अपने गले में भी डाल लिया और माता रानी की जो छोटी प्यारी सी मूर्ति लेकर आया था उसे अपने बैग में ही डाल लिया। और उसने माता रानी का जो एक और लॉकेट और माला बची हुई थी उस माला को रवि के बैग के चेन में बांध दिया बिना रवि को पता चले। और फिर वो तीनों जंगल के लिए निकल गए। जंगल की तरफ जाते वक्त उन्हें अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, लेकिन सीनियर्स ने उन्हें ये बात बताई थी कि जंगल में कोई भी जंगली जानवर नहीं है, इसलिए वो बेधड़क होते हुए जंगल के अंदर घुसते चले जा रहे थे। जंगल के अंदर जाने के लिए एक पगडंडी सा रास्ता बना हुआ था। उस रास्ते पर जाते वक्त वो हर एक पेड़ पर निशान बनाते हुए जा रहे थे, जिससे कि उन्हें वापस लौटने में किसी तरह की कोई भी मुश्किल ना हो। और देखते ही देखते वो जंगल के काफ़ी अंदर पहुंच चुके थे। सच में वो जंगल काफ़ी घना था। आज पूर्णिमा की रात होने के बाद भी जंगल के किसी कोने में भी चांद की थोड़ी सी भी रोशनी नहीं पहुंच रही थी। ये देखकर उन दोस्तों को ये अंदाज़ा भी लग चुका था कि अगर सच में ये जंगल इतना घना है तो दिन में भी यहाँ शायद ही सूरज की रोशनी भी पहुँचती होगी। और वो अंदर और अंदर जाते जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर की तरफ बढ़ रहे थे अजीब अजीब सी आवाज़ें बढ़ती जा रही थी। कुत्तों की, भेड़ियों की रोने की आवाज़ें आ रही थी, जिसे कि अच्छा मतलब शुभ नहीं मानते हैं। और इन सारी बातों में जित्तू मानता था। जित्तू बार बार अपने दोस्तों को टोक कर यही बोल रहा था कि भाई देख, जानवर भी रो रहे हैं यार, ये कहीं से भी सही चीज़ नहीं लग रही है मेरे को। बस हुआ ना, हमने तो ये पेड़ पर निशान भी बना दिए, हम कोई सामान बाहर से ले लेंगे और सीनियर्स को बोल देंगे कि तुम लोग को अगर लगता है तो तुम लोग जाकर वो पेड़ के निशान देख लो। चलो अभी भी वक्त है, यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। लेकिन रवि और अमित जित्तू की बात अनसुनी करते हुए जंगल में अंदर जाते ही जा रहे थे। धीरे धीरे अंदर पहुंचते पहुंचते उनको वो झोपड़ी दूर से दिखाई देने लगी, और उन्हें ये भी दिख रहा था कि उस झोपड़ी के अंदर कुछ रोशनी सी है। जबकि उन्हें ये बात बताई गई थी कि अब उस झोपड़ी में कोई नहीं रहता है। फिर उन्हें लगा कि हो सकता है सीनियर्स ही हमारे इंतज़ार में वहाँ आकर बैठे होंगे, ताकि वो ये देख सकें कि हम सच में उस झोपड़ी तक पहुँचे या नहीं पहुँचे। ये देखते ही अमित ने तुरंत कहा, अरे वाह, अब तो मज़ा ही आ गया, हमें तो यहाँ सामने देखकर उनकी तो शक्ल ही उतरने वाली है। रवि ने कहा, हाँ भाई, यही तो मैं बोल रहा था कि अगर इन लोगों ने ये टास्क भी दिया है तो इसमें भी कोई ना कोई पक्का इनकी चाल रही होगी और ये देखना चाहते होंगे ताकि इन्हें हमारी खिंचाई करने का मौका मिल जाए। अच्छा हुआ हमने जित्तू की बात नहीं मानी और हम यहाँ तक चले आए। और जैसे जैसे वो उस झोपड़ी के पास तक पहुँचते जा रहे थे, उस झोपड़ी के अंदर की रोशनी धीमी होती जा रही थी। धीरे धीरे वो उस झोपड़ी के पास पहुंच गए। जब वो झोपड़ी में एंटर हुए तो देखते ही देखते उनके नज़रों के सामने से ही जो रोशनी का एक छोटा सा कतरा वहाँ नज़र आ रहा था वो भी गायब हो गया। ये बात उन तीनों को समझ में नहीं आई और उनके हाथ में जो टॉर्च थी वो उस टॉर्च को मार कर चारों तरफ झोपड़ी के अंदर देखने लगे, क्योंकि अगर रोशनी अभी तक जल रही थी
और उनके पहुंचते ही अगर वो रोशनी बंद हुई है, इसका मतलब कोई ना कोई तो ऐसा था जो कि चाह रहा था कि वो वहां तक आ जाए। इसलिए वो दूर से उस झोपड़ी को उन्हें दिखाने के लिए रोशनी जलाकर बैठा था कि अब वो तीनों वहां पर पहुंच चुके थे। उन लोगों ने रोशनी बंद कर दी थी और इन लोगों को ये काम सीनियर्स का ही लग रहा था। इसलिए सीनियर्स को ढूंढने के लिए वो चारों तरफ टॉर्च मारकर सीनियर्स का नाम लेकर चिल्लाने लगे, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। सिर्फ उन दोनों की ही आवाजें चारों तरफ जंगल में और झोपड़ी के अंदर गूंज रही थी। जित्तू अभी भी काफी डरा हुआ था और वो भी अपनी टॉर्च की रोशनी करके झोपड़ी के बाहर भी देखने की कोशिश कर रहा था। अचानक जित्तू को वहां पर उस झोपड़ी के खिड़की के बाहर किसी का साया सा दिखाई दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई झोपड़ी के बाहर से खड़ा होकर उन तीनों को देख रहा हो। जित्तू ने तुरंत चीखते हुए कहा, अरे रवि भाई, देख जल्दी, बाहर कोई तो है। ये आवाज सुनते ही तीनों की टॉर्च एक साथ उसी खिड़की की तरफ घूमी, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। फिर रवि ने कहा, अरे यार तू भी क्या मजाक कर रहा है, तब से दिमाग खराब किए हुए, थोड़ी देर चुप बैठेगा, देखने दे मुझे और इसको कि कौन है, कहाँ है और यहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं जो हम उठाकर लेकर जा सकते हैं। फिर जित्तू बिल्कुल चुप हो गया, लेकिन उसका ध्यान बार बार उसी खिड़की की तरफ था, क्योंकि उसे ये वहम नहीं हुआ था। उसे ये बात अच्छे से पता थी कि उसने किसी न किसी को तो खिड़की के बाहर से झांकते हुए देखा था और वो एक टक से उस खिड़की की तरफ देखता जा रहा था। रह रहकर अमित और रवि आवाज दे रहे थे, लेकिन बहुत देर तक किसी की कोई आवाज वहां पर नहीं आ रही थी। फिर थक हार कर अमित ने कहा, यार भाई बस हो गया, मैं तो थक गया, मेरा गला सूख चुका है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ना देख क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लेकर जा सकते हैं और वेट नहीं बढ़ेगा, जिससे वो चीज़ें देख ले, हम लेते हैं, थोड़ा जो भी है पानी वगैरह पीते हैं और यहाँ से जाते हैं। फिर रवि ने कहा, भाई पानी तो नहीं है, मेरे पास तो इंतज़ाम किसी और चीज़ का है। ये सुनते ही अमित ने कहा, किस चीज़ का इंतज़ाम है भाई, पानी का इंतज़ाम नहीं है तो? रवि ने अपना बैग खोलकर उसके अंदर से दारू निकाली और वो अपने साथ शराब की एक बोतल लेकर आया था। वो देखते ही अमित तुरंत खुश हो गया। उसने कहा, वाह भाई, तू ही मेरा असली भाई है, तूने तो दिल खुश कर दिया यार, इससे तो पूरी थकान मिट जाएगी। चल फिर बैठते हैं, देरी किस बात की, 2-2 4-4 पैक मारेंगे और फिर तब तक जो चीज़ें लेनी है वो लेते हैं और निकलते हैं। वैसे भी थोड़ी देर में सुबह हो ही जाएगी, फिर तीनों अपने अपने घर। रवि ने कहा, हाँ भाई तू टेंशन मत ले, मैं सब जुगाड़ लेकर आया हूँ। उसने अपने बैग से चखने में नॉनवेज भी निकाला। ऐसी जगहों पर आप जब भी जाते हैं तो आपको खास करके ध्यान रखना चाहिए कि नॉनवेज, शराब, कोई मीठी चीज़, दूध, इन चीज़ों को ऐसी जगहों से दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें तो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप बिना किसी खतरनाक जगह के भी अगर आप ये गलती रात में करते हैं तो आपके ऊपर ऐसी मुसीबत आते देर नहीं लगेगी। और जो जगह ऐसी चीज़ों से जुड़ी हुई हो, अगर वहाँ पे आप ये गलती कर रहे हैं तो फिर तो पता नहीं मंज़र क्या ही होने वाला है। और इन दोस्तों की गलती नहीं है, क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि यहाँ ऐसी कोई चीज़ है, लेकिन ये इतनी सुनसान जगह पर, इतने घने जंगल में रात को अगर आए थे तो ये चीज़ें इन्हें अपने साथ लेकर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए थी। और तो और रवि की सबसे बड़ी गलती एक और हुई कि जब उसने बैग खोला ड्रिंक और नॉनवेज निकालने के लिए, तो उसने अपने बैग पर बंधी हुई माता रानी का वो लॉकेट देख लिया और
उसने नोच कर उस लॉकेट को कहीं अंधेरे में फेंक दिया, जित्तू को डांटते हुए। अरे यार, तेरे को एक बार मना करने पे कोई बात समझ में क्यों नहीं आती है? मुझे नहीं मानना, इन चीज़ों को मैं नहीं मानता और मुझे ये सब नहीं चाहिए। तुझे चाहिए तू अपने पास रखना। और रवि ने वो लॉकेट कहाँ फेंका ये किसी को नहीं पता था। जित्तू ने अपनी माता रानी से रवि के गलती के लिए माफ़ी मांगी और वो दोनों ड्रिंक करने और नॉनवेज खाने के लिए बैठ गए। उन्होंने जित्तू के लिए भी ग्लास लगाया, लेकिन जित्तू ने साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा, नहीं भाई, तुम लोग को जो करना है तुम लोग करो। मैंने बोला ना, तुम लोग अपना 2, 4, 6 जितने पैग मारने हैं मारो और उसके बाद चलो। मैं यहाँ से बस निकलना चाहता हूँ और जो भी करना है तुम लोग को जल्दी करो। तुम लोग फालतू में यहाँ पर रह कर क्यों रिस्क बढ़ा रहे हो? लेकिन वो दोनों जित्तू की बात किसी भी तरह से ना तो सुनना चाहते थे ना मानना चाहते थे। इसलिए जित्तू का ग्लास जो उन लोगों ने बनाया था उसमें से आधा आधा रवि ने दोनों के ग्लास में डाला और जित्तू का ग्लास उधर ही साइड में फेंक दिया। जब उन दोनों ने आपस में एक दूसरे के ग्लास को चीयर्स करने के लिए टकराया, उनके ग्लास से थोड़ा सा शराब वहीं ज़मीन पर गिर गया और गिरते ही उन्हें ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कोई किसी चीज़ को चुस्कियाँ ले लेकर पी रहा हो। ये आवाज़ बहुत तेज और साफ साफ थी, लेकिन कहीं पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। नॉनवेज की प्लेट वहीं ज़मीन पर रखी हुई थी और वो दोनों टॉर्च को साइड में खड़ा करके अपनी अपनी शराब की ग्लास को पी रहे थे। वो आवाज़ अब थोड़ी देर तक आने के बाद बंद हो चुकी थी। उन सबको ये लगा कि उनका ये वहम होगा। दोनों शराब बहुत एंजॉय करके पी रहे थे। उन्होंने एक पैक ख़त्म किया और दूसरा पैक बनाने वाले थे। दूसरा पैक अपने ग्लास में डालकर जब अमित ने हाथ लगाया चिकन उठाने के लिए तो वहाँ प्लेट में चिकन का एक भी टुकड़ा नहीं पड़ा हुआ था। फिर अमित ने कहा, क्या भाई, मैंने तो एक पीस भी नहीं खाया, तू लेकर भी आया और सब अकेले खुद ही खा गया। फिर रवि ने कहा, अरे तेरा दिमाग ख़राब है क्या? मैंने तो यहीं ज़मीन पर रखा था, मैंने तो छुआ भी नहीं, मैं तो तेरे ही साथ दारू पी रहा हूँ और जित्तू तो वहाँ कोने में बैठा है। तू ना, लगता है तुझे एक पैग में ही चढ़ गई है आज। फिर अमित ने कहा, हाँ मुझे चढ़ गई है, नीचे देख, प्लेट पूरा खाली पड़ा हुआ है। तूने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया, जित्तू उतनी दूर बैठा है तो ख़त्म कैसे हो गया? अब ये बात कहीं ना कहीं रवि को भी ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन दोनों ने वहाँ पर चिकन प्लेट में भर कर रखा था और पूरा का पूरा चिकन कैसे ख़त्म हो गया, ये बात वो लोग सोच ही रहे थे कि तब तक उन्हें किसी के कुछ बहुत चबा चबा कर खाने की आवाज़ आ रही थी। और जैसे किसी के मुंह में बहुत सारी लार, मतलब सलाइवा अगर भरा हुआ होता है तो जब आप उसे अंदर की तरफ खींचते हो तो जैसी आवाज़ आती है, बार बार चबाने पर और सलाइवा खींचने वाली आवाज़ उनको एकदम साफ साफ सुनाई दे रही थी। अब उन तीनों को डर लगने लगा और उन लोगों ने बारी बारी करके उस कमरे की तलाशी फिर से ली, लेकिन उन्हें कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जित्तू का डर अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और जित्तू ने कहा, भाई देख, ये मेरा वहम नहीं है, मैं तुम लोग से बहुत देर से कह रहा हूँ, मुझे यहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रही है और अब ये चीज़ें जो हो रही हैं, चलो यहाँ से जाते हैं। फिर रवि ने कहा, ठीक है, वैसे भी अब चिकन है नहीं तो दारू पीने में मज़ा नहीं आएगा, एक काम करते हैं, ये बॉटल वॉटल अंदर डालते हैं, घर चलते हैं, अपन बाद में कभी पीने का प्रोग्राम बना लेंगे। अमित ने कहा, हाँ ठीक है, तूने देखा हमें क्या चीज़ें उठानी है क्या नहीं? फिर रवि ने कहा, नहीं अभी नहीं देखा है, ये चीज़ें रखने दे, उसके बाद देखता हूँ। और जब रवि ने वो दारू की बोतल उठाई तो उसने देखा वो दारू की बोतल भी पूरी तरह से खाली हो चुकी थी
और वो ज़मीन पर गिरी हुई पड़ी थी। तो रवि को लगा शायद हाथ लगकर वो ज़मीन पर गिर गई हो, इस वजह से पूरी शराब नीचे गिर गई होगी। लेकिन वहाँ ज़मीन पर शराब का नामो निशान नहीं था। उस झोपड़ी के नीचे ज़मीन पर फर्श नहीं दिख रही थी, क्योंकि वहाँ पूरे झोपड़ी के अंदर बोरी बिछी हुई थी और वो बोरी गीली भी नहीं थी। तो अगर शराब नीचे गिरी तो वो गई कहाँ, बोरियां गीली क्यों नहीं हुई? ये सारी चीज़ें अब कहीं ना कहीं उन्हें भी ये समझ में आ रहा था कि गड़बड़ कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। अब जब अमित की आंख अचानक उसी खिड़की की तरफ गई जहां पहले जित्तू दिखा रहा था कि कोई खड़ा है, अमित को भी वहां पर एक नहीं 2 लोग खड़े हुए और अंदर झांकते हुए नजर आए। अमित भी जोर से चीखा और बोलने लगा, भाई कोई ना कोई तो है यहाँ पे, पक्का है, मैंने भी अभी देखा, वो खिड़की से 2 लोग झांक कर देख रहे थे। रवि ने कहा, भाई ठीक है, अब मुझे भी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तू परेशान मत हो, हम लोग बस अब थोड़ी देर में निकल रहे हैं यहाँ से जो चीज़ें लेनी है वो जो हाथ में आता है वो 3 चीज़ें उठा और चल यहाँ से। तीनों को कोई ना कोई चीज़ उठानी थी, लेकिन जित्तू ने साफ साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं यहाँ की किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाने वाला, तुम लोगों को अगर लेना है तो लो, नहीं तो मैं अब जा रहा हूँ। ये बात सुनते ही अमित और रवि दोनों ने इधर उधर जब हाथ बढ़ाया, उनके हाथ में जो भी चीज़ आई उन लोगों ने बिना देखे हुए उन चीज़ों को पकड़ा और जित्तू के पीछे बढ़ने लगे। जित्तू जब उस झोपड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था तो वो दरवाज़ा पूरी तरह से बंद हो चुका था। वो दरवाज़ा हिल भी नहीं रहा था। वो दरवाज़ा तो लकड़ी का था, लेकिन उसको खींचकर ताकत लगाने में जितनी मेहनत लग रही थी, लग रहा था जैसे वो लोहे का दरवाज़ा है। और अब तीनों उस दरवाजे पर लटक कर उसे खोलने की, खींचने की, हिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो दरवाज़ा तीनों के ताकत लगाने पर भी टस से मस नहीं हुआ। और अब धीरे धीरे वो जो खाने चबाने की और सलाइवा, लार मुंह में अंदर खींचने की अजीब सी, भयानक सी आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही थी, वो आवाज़ अब बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ते बढ़ते अब उनके कानों के बिल्कुल पास से आ रही थी। अभी अचानक अमित को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कान पर अपनी गीली लार से भरी हुई जीभ को घुमाया है। ये चीज़ महसूस करते ही अमित इतनी ज़ोर से चीखा कि वहाँ खड़े अमित और जित्तू की सांसें जैसे अटक ही गई थी। फिर उन दोनों ने पूछा, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, बताएगा? एक तो ऐसे ही डर लग रहा है, ऊपर से तू और डरा रहा है। अमित ने कहा, भाई मुझे नहीं पता, कोई तो अभी था यहाँ मेरे जस्ट बगल में, किसी ने मेरे कान को अपने जीभ से चाटा है, मुझे ऐसा महसूस हुआ, मुझे बहुत डर लग रहा है और ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। वो पूरी की पूरी झोपड़ी लकड़ियों से बनी हुई थी और लकड़ी काफ़ी पुरानी थी। फिर रवि ने दिमाग लगाते हुए कहा, भाई ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, मत खुलने दे, एक काम करते हैं, हम लोग इसकी दीवारों को धक्का देते हैं, वैसे भी लकड़ी काफ़ी पुरानी और सड़ी हुई सी लग रही है, हम धक्का देंगे ये टूट जाएगा, हम बाहर निकल जाएंगे। जित्तू और अमित को भी ये आइडिया पसंद आया और उन तीनों ने मिलकर उस झोपड़ी के दरवाजे को धक्का देना शुरू कर दिया। उन लोगों ने मुश्किल से 3-4 बार ही दीवार को धक्का मारा होगा कि अचानक उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे दीवार के उस साइड से भी कुछ लोग इस दीवार को ही धक्का दे रहे हैं। वो थोड़ी देर के लिए अपनी जगह पर खड़े हो गए और इंतज़ार करने लगे कि अगर उधर से कोई धक्का मार रहा है तो ठीक है, उसको ही मारने दो, हमें तो ये दरवाज़ा, दीवार कुछ भी टूटने से मतलब है ताकि हम यहाँ से निकल सकें। और
वो इंतज़ार करने लगे, लेकिन वो आवाज़, वो धक्का मारना अचानक से बंद हो गया। अब ये बात इन तीनों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर अचानक से अमित को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पैर पर किसी ने जोर से दांत काट लिया हो, और अमित फिर से एक बार चीखा। अमित के चीखते ही तुरंत अमित और जित्तू ने पूछा, भाई अब क्या हुआ, बता ना, तू क्यों इस तरह से कर रहा है। अमित ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, लग रहा है जैसे किसी ने मुझे दांत काट लिया है पैर में। और जब उन्होंने टॉर्च अमित के पैर की तरफ मारी तो सच में पैर से एक मांस का टुकड़ा गायब था। किसी ने उसे दांत से लग रहा था जैसे काट खाया है। ये चीज़ देखकर अब तीनों की सांसें अटक चुकी थी। अब तीनों को ये महसूस हो गया था कि यहाँ पर सच में उनके अलावा कोई ना कोई तो और है। फिर से वो तीनों टॉर्च मारकर उस झोपड़ी के अंदर अच्छी तरह से चेक करने लगे कि जो भी है, अगर वो हमारे साथ बदमाशी कर रहा है तो हमें दिख जाए ताकि हम उससे बच सकें। लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था और वो फिर से अब और ज़्यादा तेजी और फुर्ती के साथ कभी दरवाजे को टक्कर मारते और कभी दीवार को, और बार बार उन्हें उधर से भी उसी तरह दरवाजे और दीवार को टक्कर मारने की आवाज़ें आ रही थी। अब धीरे धीरे रवि के ऊपर भी हमला होना शुरू हो गया था। ये देखकर जित्तू पूरी तरह से डर गया था। वो अपने गले में पहने हुए माता रानी के लॉकेट को अपनी मुट्ठी में पकड़कर बार बार बोलने लगा, हे माँ भवानी, मदद करो माता रानी, यहाँ से हम लोग को ज़िंदा निकालो, इस मुसीबत से निकालो। और यही चीज़ जैसे जैसे वो बोलता जा रहा था, शायद उनके साथ ऐसा एक चमत्कार ही बोल सकते हैं। अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया और पूरी तरह से खुल गया। ये देखते ही तीनों वहाँ से भागने लगे। अमित को ऑलरेडी उसके दोनों पैर में किसी ने जो काट खाया था, उस वजह से उसे चलने और दौड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। वो दोनों अपने दोस्त को धीरे धीरे सहारा देते हुए वहाँ से घसीट कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। रवि के भी हाथ और कंधे पर किसी ने काट खाया था। उसे भी कंधे पर बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो गिरते पड़ते वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक से उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे रवि के पैर में किसी ने कुछ बांध दिया हो, और रवि अचानक से ज़मीन पर गिरा और किस चीज़ से खींच रहा था वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन कोई उसे बहुत तेज़ी से खींचता हुआ, घसीटता हुआ उसी झोपड़ी के तरफ वापस लेकर जाने लगा। ये देखकर अमित और जित्तू पूरी तरह से अब परेशान हो चुके थे। अमित चलने की हालत में नहीं था, इसलिए जित्तू ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, भाई तू यहीं पर बैठ और मैं जाकर रवि को लेकर आता हूँ, तू हिलना मत यहाँ से। अमित ने कुछ कहा नहीं, उसने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और जित्तू भागते हुए रवि के पीछे जाने लगा और बार बार माता रानी का नाम अपने मन में लिए जा रहा था। और यहाँ पर अमित जंगल के बीचों बीच अकेले ज़मीन पर बैठा हुआ था। जब वो ज़मीन पर बैठा हुआ था तो उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी गर्दन कोई खींचकर उसके शरीर से अलग करना चाहता है। उसे दर्द हो रहा था, लेकिन वो चीख नहीं पा रहा था। जित्तू भागते भागते रवि के पीछे पीछे उस झोपड़ी तक पहुंच गया। रवि उस झोपड़ी के अंदर घुस चुका था और झोपड़ी का दरवाज़ा वापस से लग गया था। अंदर से सिर्फ रवि की चीखें आ रही थी। जित्तू ने झोपड़ी की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की। उसे साफ साफ नजर आया कि रवि के शरीर के ऊपर 7-8 या उससे कहीं ज़्यादा
काली परछाई जिसकी आंखें पूरी तरह से लाल हैं, अंगारों की तरह ऐसी परछाइयाँ बैठी हुई हैं और वो पूरी तरह से रवि को नोच कर उसके चीथड़े करके उसे खा रही हैं। ये नज़ारा जित्तू को पूरी तरह से हिला चुका था और जित्तू के आंखों के सामने ही रवि का गला भी उसके धड़ से अलग कर दिया गया। एक साया रवि के धड़ को खा रहा था और एक साया उसके खोपड़ी को जीभ से चाट चाट कर खा रहा था। ये देखकर जित्तू पूरी तरह से डर चुका था। वो बार बार अपनी माता रानी को पुकारे जा रहा था, लेकिन उसे कोई भी मदद कहीं से मिलती हुई नज़र नहीं आ रही थी। उसके आंखों के सामने देखते देखते रवि की ज़िंदगी खत्म हो चुकी थी और अब जित्तू जानता था वहाँ अब रुकने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। इसलिए वो भागते हुए तेज़ी से अब अमित की तरफ जाने लगा और अमित वहाँ पर दर्द में अकेला करा रहा था। और जब जित्तू अमित के पास पहुँचा तो वहाँ भी अमित के शरीर के वैसे ही टुकड़े चिथड़े बिखरे हुए थे और वो कुछ चिथड़े कुछ साए वहाँ से घसीट कर ले जा रहे थे और कुछ टुकड़े वहीं बैठकर पेड़ के नीचे मज़े से कुछ साए खा रहे थे। ये चीज़ें देखकर अब जित्तू बर्दाश्त नहीं कर पाया। जित्तू वहीं बेहोश होकर गिर गया और सुबह जित्तू की आंख हॉस्पिटल में खुली। जब जित्तू होश में आया तब सारे लोगों ने उससे पूछा। जित्तू ने सारी बात शुरू से लेके अंत तक बता दी और जित्तू को ये बात अच्छे से पता थी कि उसे अगर किसी ने छुआ नहीं या किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ माता रानी थी, क्योंकि उसके साथ उसके बैग में भी माता रानी थी और उसके गले में भी। इस वजह से जित्तू की तो जान बच गई, लेकिन उसने हमेशा हमेशा के लिए रवि और अमित को अब खो दिया था। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद अब इसमें कोई कुछ कर तो नहीं सकता था। हाँ, रैगिंग के लिए उन लड़कों पर जो केस चलना था वो केस चला। जित्तू हॉस्पिटल से तो घर आ गया, लेकिन वो इस हादसे से जल्दी उभर नहीं पा रहा था। उसे काफ़ी वक्त तक काफ़ी सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट दिया गया, जो कि माँ बाप के हिसाब से कहीं ना कहीं सही भी था। उसका इस वजह से पढ़ाई में 2 साल भी बर्बाद हुआ। हाँ, लेकिन बाद में उसने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू भी की और पूरी भी की। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू आप सबका। आप सबके मदद से ही आज हमारा चैनल 600 से ज़्यादा सब्सक्राइबर इकट्ठे कर पाया है। अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ हमारी ये कहानियाँ शेयर करें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें वो भेज सकते हैं, और चाहें तो इंस्टा पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आप सब से मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।